नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत ज्ञान भारती पर। मैं कमल शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिनारपुरा फतेहपुर सीकर से आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कक्षा 10 का जो परिणाम जारी किया गया, उस परिणाम में हमारे जो विद्यालय जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिनारपुरा है, उसका परिणाम बहुत ही शानदार रहा। इस शानदार परिणाम के लिए मैं सभी छात्रों को, उनके अभिभावकों को, विद्यालय परिवार को और हमारे जो प्रधानाध्यापक जी हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे विद्यालय का जो परिणाम है, उस परिणाम के आधार पे ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसमें जो 5 जो उच्च स्थान प्राप्त करने वाले जो बालक की बालिकाएं हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनका जो परिणाम है, जो उच्च स्थान रखते हैं 5 जो विद्यार्थी हमारे विद्यालय के, उनका परिणाम आपके सामने है। तो एक बार इसमें नजर डालते हैं। फिर पहला हमारा जो रोल नंबर है, स्थान है, प्रतिशत है और हमारा जो सब्जेक्ट है, संस्कृत जो विषय है, उसमें कैसे मार्क्स कैसे नंबर आए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। हमारे विद्यालय की छात्रा जिनका रोल नंबर है 1943-401 प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिनका नाम है कृतिका शाश्वत। उन्होंने 90.50% अंक प्राप्त करके हमारे विद्यालय का मान, अपने गांव का जो मान है, अपने परिवार का है, सभी अभिभावकों का, सभी गांव का जो मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए एक बार कृतिका शाश्वत को बहुत बहुत बधाई। हमारे विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें खूब आभार, खूब आशीर्वाद। कृतिका शाश्वत ने 90.50% प्राप्त करके विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिन्होंने अपनी भाषा संस्कृत में 94 नंबर प्राप्त करके संस्कृत भाषा का और अपने गुरुजी का, सभी का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, इसलिए उनको फिर बधाई। अपने विद्यालय में जो 2 नंबर पे जो छात्रा है, उसके क्रमांक है, रोल नंबर है, उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उनके जो प्रतिशत है वो 83.33% है। उन्होंने संस्कृत भाषा में 91 नंबर प्राप्त किए। उसके बाद जो तृतीय स्थान है वो हमारे विद्यालय की जो छात्रा है पूनम जाखड़, उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने 79% प्राप्त किए और संस्कृत भाषा के अंदर 89 नंबर प्राप्त किए। इसी प्रकार जो हमारे विद्यालय में चतुर्थ स्थान पे है वो है कमला भार्गव और उन्होंने 78.50% नंबर प्राप्त किए और उन्होंने संस्कृत भाषा में 86 नंबर प्राप्त किए। इस हिसाब से हमारे जो 5 नंबर पे आते हैं वो है अनिल आचार्य, उन्होंने 75.17% अंक प्राप्त किए और संस्कृत भाषा में 85 नंबर प्राप्त किए। संस्कृत भाषा के अंदर हमारे विद्यालय का जो परिणाम है वो 100% है, सभी के अच्छे नंबर हैं। इसलिए मैं सभी को एक बार फिर, जितने भी विद्यार्थी हैं और ये जो 5 प्रमुख विद्यार्थी जिन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया हमारे विद्यालय में, उन सभी को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनको भविष्य में जो उनकी शिक्षा है वो भी अच्छी चले, बहुत अच्छी उनकी शिक्षा हो, वो और भी अधिक मेहनत करके इससे भी अधिक नंबर प्राप्त करें, ऐसा हमारे विद्यालय की ओर से उन्हें आशीर्वाद है। ये हमारे विद्यालय का जो परिणाम है वो लगभग 100% है। इसलिए हमारे विद्यालय परिवार के जितने भी गुरुजन हैं उन सभी को भी एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं। ये तो हमारे विद्यालय का जो परिणाम था वो आप सभी के सामने मैंने प्रदर्शित किया। हमारे विद्यालय में संस्कृत भाषा के अंदर सभी ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो आपके सामने प्रमुख लगभग 80 के आसपास ये नंबर सभी के आए हैं। सभी ने खूब मेहनत की, फिर उनको एक बार बधाई, धन्यवाद। अब हम अपनी जो ऋण की कक्षाएं चल रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ऋण की कक्षाओं में हम संधि पढ़ रहे थे, अच संधि या स्वर संधि। उसमें हमने मुख्य रूप से जो 5 संधियां हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया। अब जो आगे जो संधि आती है, 6 नंबर पे जो संधि आती है वो हमारी संधि है पररूप संधि। आगे जो हमारी संधि आती है वो संधि है पररूप संधि। इस पररूप संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। अधिकतर 5 संधियां पढ़ते हैं तो हम 6ठी संधि की ओर बढ़ते हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों में वो 500 काम में आएंगे, इसलिए हिंदी के जो विद्यार्थी है वो भी उन 5 संधियों को पढ़ना। ये जो संधि है ये हम संस्कृत में पढ़ते हैं पररूप संधि। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए पाणिनि जी ने इसका जो सूत्र बनाया वो था
एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, ये इसका जो सूत्र है एंगी पर रूपम, ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र जो है ये कहता है कि एंग जो प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार में जो जो वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ओ, दो ही वर्ण आते हैं। माहेश्वर सूत्र बोलते हैं ऐ उण रील रिक ए ओंग, तो ए से लेके अंग तक जो भी वर्ण है वे सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, ए और ओ। और आगे पररूपम का मतलब होता है पररूप, पररूप संधि। कैसे? तो देखिए हमारे जो उपसर्ग हैं उन उपसर्ग में अवर्णांत, अवर्णांत यानी अ या आ से अंत होने वाले, यानी जिनके अंत में अ या आ स्वर आए, इनके अंत में उपसर्ग की, हमारे जो 22 उपसर्ग है संस्कृत भाषा में, उनमें से जिन उपसर्ग के अंत में अ या आ आए वो हमें प्लस से पहले लिखे हुए मिल जाए। अवर्णांत उपसर्ग ये हमें कहा मिले? प्लस से पहले। और उसके बाद हमें क्या, या तो ए मिले या फिर ओ मिले, दो ही वर्ण आएंगे ए या ओ। तो हमें वहां पर क्या करना है? पररूप एकादेश करना है, पररूप संधि बनानी है। कैसे? हम कह सकते हैं ए या आ उपसर्ग, ए या आ से कह सकते हैं कि अंत में आए, ए या अंत में हो, और हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं उपसर्ग, किसके अंत में हो? उपसर्ग के। तो उपसर्ग के अंत में ए या आ हो और उसके बाद हमारे पास ए या ओ स्वर आ जाए, तो हमें क्या करना है? उसका पररूप एकादेश करना है। पररूप का मतलब बाद वाला जो भी लिखा है उसको हमें लिख देना है। कैसे? तो कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं ये कैसे होगा। तो हम पहला जो उदाहरण लेते हैं वो है प्रे प्लस एज। अधिकतर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है, इसी के बारे में अधिकतर परीक्षाओं में आता है। फिर हम दूसरा उदाहरण ले, प्रे प्लस एस यति, दो करते हैं, अभी हमारे पास जगह इतनी है, फिर आगे और उदाहरण देखते हैं। प्रे प्लस एस्ते, प्रे प्लस एसियति। हमने कहा कि ए या आ से समाप्त होने वाला उपसर्ग होना चाहिए, तो दोनों क्या है? प्रे उपसर्ग है। प्रे उपसर्ग में अंत में क्या आता है? ए। इसमें तीन वर्ण है, कौन कौन से हैं? एक तो है पे, एक है रे और एक है ए। इसमें तीन वर्ण है। हम कह सकते हैं ये अक्षर तो एक है लेकिन वर्ण कितने हैं? तीन। एक दो तीन। अंत में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। उसके बाद में हमारे पास ए या ओ में से कुछ भी होना चाहिए, तो हमारे पास क्या है? ए। तो हमें पररूप एकादेश करना है। कैसे करना है? पैर यानी कि प्रे हमने लिखा, इसमें से जो ए है वो बाहर निकलेगा, उसको हम इसके साथ एकादेश कर देंगे। तो एकादेश क्या करना है? ए ही करना है। तो इस प्रे में ए की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा प्रे। अब आगे जो शेष बच गया उसको हमें यहाँ पर लिख देना है। तो अपना जो शब्द बनेगा वो बनेगा प्रेजते। इस हिसाब से ये संधि होगी, इनका एकादेश करना है। फिर बात करें प्रे प्लस एसियति की, तो इसमें भी क्या करना है? ये जो ए है ये और ये ए है, इन दोनों के स्थान पे एकादेश करना, तो क्या हो जाएगा? प्रे। आगे क्या बचा? सहिति। तो ये सहिति हम यहाँ आगे लिख देते हैं, तो अपना शब्द क्या बन जाएगा? प्रेषयति। इस हिसाब से हम सीधा समझे तो सीधे समझने में ये है कि अगर आप ए या आ से अंत वाला कोई उपसर्ग हो, उसके बाद ए या ओ हो, तो इस उपसर्ग के ए हो तो ए की मात्रा लगा दो, ओ हो तो ओ की मात्रा लगा दो। इसमें हमें कुछ ज्यादा नहीं करना। जैसे प्रे है तो प्रे में ए की मात्रा लगा दी और आगे जो शेष बचा उसको हमने लिख दिया। इस हिसाब से इसका हमें संधि पद बना सकते हैं। फिर आगे एक दो उदाहरण और देखते हैं। तो अगला उदाहरण जो अपना है वो देखते हैं, जैसे परा प्लस एलियति, परा प्लस एलियति, और उप प्लस एलियति, उप प्लस एलियति। फिर हम बात करें उप प्लस औषधि, उप प्लस औषधि। फिर हम बात करें एक और उदाहरण अंतिम ले, प्रे प्लस औषधि, प्रे प्लस औषधि। ये कुछ उदाहरण हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? आ रहा है और आगे क्या आ रहा है? ए।
परा भी एक उपसर्ग है, उप भी उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है ही, तो तीनों उपसर्ग है। तो हम बात करेंगे उपसर्ग में अंत में आ आता है और आगे क्या आ रहा है ए, तो यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी पररूप, और इसमें भी क्या करना है पररूप एकादेश करना है। तो यहाँ पर आ गया, ये जो आ है वो ए के अंदर मिलेगा, तो इन दोनों के स्थान पे एकादेश क्या हो जाएगा ए, तो हम इस रह के मात्रा क्या लगाएंगे ए की, तो क्या हो गया परे, और आगे क्या बचा लेती, तो ये लेती इसमें आगे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा परेलियति। ऐसे ही हम उप प्लस एलियति बनाए तो क्या होगा उप में ए की मात्रा और लेती शब्द बनेगा उपेलियति। ऐसे ही उप प्लस औस्ती आ गया तो हमें क्या करना है उप लिखना है, ओ है तो ओ की मात्रा लगा दो, ए है तो ए की मात्रा लगा दो, सीधा ही करना है, इसमें कुछ हमें ज्यादा अंदर नहीं जाना है। तो बना क्या उपोस्ती। इसी प्रकार प्र है, प्र के आगे ओ आ गया तो प्र में ओ की मात्रा लगा दो, प्रो हो गया, और आगे क्या है सती, तो शब्द बन गया प्रोसती। इसमें कुछ ज्यादा अपने को अंदर नहीं जाना, सीधा याद रखना है ए या आ किसी भी उपसर्ग के अंत में आता है और उसके बाद ए या ओ हो तो हमें उस उपसर्ग में से ए या को हटाना है, आगे जो भी ए या ओ हो उसको हमें इसमें जोड़ना है। इसका नाम ही क्या है पर रूप, मैंने बताया भी था पर यानी बाद वाला, रूप यानी रूप बना दो, प्लस के ठीक बाद जो भी अपना स्वर है ए या ओ उसका रूप बना दो अर्थात उसकी मात्रा लगा दो, ये हो जाएगी पर रूप संधि। इसमें हम ये तो पाणिनि जी के द्वारा लिखा हुआ सूत्र, अब हम इसके अंदर एक वार्तिक है उस वार्तिक का अध्ययन करते हैं। वो वार्तिक कौन सा है देखिए इसका जो वार्तिक होता है वो कौन सा होता है, वार्तिकार जी का अध्ययन जो है उन्होंने एक वार्तिक लिखा वो था सकंदवा दिशु पर रूपम वाच्यम, सकंदवा दिशु पर रूपम वाच्यम, ये वार्तिकार जी जो अध्ययन है उन्होंने बताया। जैसे मैंने पहले बताया कि आचार्य पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी थी उसमें जो कमियां रह गई थी वो वार्तिकार जी ने उनको पूरा किया था। तो इस वार्तिक के हिसाब से हम संस्कृत में कुछ गण पढ़ते हैं, उनमें एक गण है सकंदवादी गण। सकंदवादी गण के अंदर जितने भी शब्द आते हैं, कौन से गण में सकंदवादी गण, सकंदवादी गण में जितने भी शब्द आते हैं उन सब शब्दों में पररूप संधि होती है, उनमें पररूप संधि कहलाती है या मानी जाती है। तो इस वार्तिक का अर्थ है सकंदवादी गण में पढ़े जाने वाले शब्दों में पररूप संधि होती है, और वो पररूप संधि कैसे बनती है कुछ उदाहरणों के द्वारा हम जानते हैं। तो हमारे पास कुछ उदाहरण आपने सुने होंगे। शब्द आता है सकंदु, शब्द आता है शकंदु, फिर शब्द आता है करकंदु, सकंदु करकंदु, फिर हमारे पास शब्द आता है जैसे हमने सुना कुलटा, कुलटा जो शब्द है वो हमने सुना कुलटा, फिर हमारे पास शब्द आता है हलिशा, हलिशा, फिर हमारे पास जो अगला शब्द आता है वो आता है मनीषा, मनीषा, फिर एक शब्द और लिखे तो चलो हम बाद में देखते हैं और उदाहरण, पहले इतने उदाहरण देखते हैं। ये जो शब्द है ये सारे के सारे क्या है सकंदवादी गण में पढ़े जाते हैं। हमारे पास शब्द है सकंदु, इसका संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा तो देखिए, तो इसका संधि विच्छेद हम करें तो हमारे पास आएगा सक प्लस ए न धु, सक प्लस अंधु, ये इसका संधि विच्छेद होगा सकंदु। फिर हम बात करें करकंदु तो इसमें भी संधि विच्छेद क्या होगा करकंदु, कर प्लस अंधु, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा करक प्लस अंधु। फिर हम बात करें उल्टा की तो इसमें शब्द आएगा कुल प्लस अटा, कुल प्लस अटा, उल्टा। हलिशा शब्द आए तो इसमें अपना संधि विच्छेद करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हल प्लस ईशा, शब्द बन जाएगा हलिशा। ऐसे ही बात करें मनीषा तो इसमें शब्द आएगा अपना मनस, मनस प्लस
ईशा शब्द बनेगा मनीषा। ये शब्द सारे के सारे सकंदवादी गण में आते हैं और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो इस प्रकार होता है। हम कहेंगे दीर्घ संधि में ए के बाद ए तो आ होता है, लेकिन ये शब्द सकंदवादी गण में आता है, इसलिए हमें इसमें दीर्घ संधि न करके कौन सी संधि माननी है, पररूप संधि माननी है। और पररूप संधि के आधार पर इसको हम आ न करके ए में ही रखेंगे। ये थोड़ा हमें याद करना है, ध्यान में रखना है कि ये जो शब्द है ये सकंदवादी गण में आते हैं, इसलिए इसमें ए मिलके आ नहीं होगा। ये अपवाद भी हम मान सकते हैं क्योंकि ये पररूप संधि के उदाहरण हैं। फिर इसके बाद हम कुछ उदाहरण और देखें जो सकंदवादी गण में आते हैं, वे शब्द कौन कौन से हैं उनके उदाहरण हम और देखते हैं। फिर अपने पास शब्द आता है, अब हम कुछ उदाहरण हम देखते हैं। लांगल प्लस ईशा, लांगल प्लस ईशा। उसके बाद अपना जो शब्द आता है हम बार बार देखते हैं, पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि ही। फिर आता है सीम प्लस अंत है, सीम प्लस अंत है। फिर हम बात करें सार प्लस अंग है। फिर अंतिम उदाहरण एक और लेते हैं, मार्तंड है। तो हम इसका जो उदाहरण है वो पूरा का पूरा शब्द लेते हैं, इस शब्द के अनुसार हमें इसका संधि विच्छेद करना है। फिर एक उदाहरण और अंतिम लेते हैं, वो है अश्मंतक, अश्मंतक है। ये कुछ उदाहरण है, ये हम उदाहरण करके देखते हैं कि इनको किस प्रकार हमें करके देखना है। हम इनको एक बार फिर देखते हैं। इसका हम शब्द बनाए, संधि पद बनाए, तो वही बात है, ए ई मिलकर क्या होता है, ए होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ए नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये सकंदवादी गण में पढ़े जाने वाला शब्द है, इसलिए आपको इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसका जब हम संधि पद बनाए तो इनको जोड़कर ही लिखना है और कुछ नहीं करना। अपने को लांगल शब्द लिखना है, फिर हमें क्या करना है, ये ई इसके अंदर जोड़ देनी है और आगे सा लगा देना है। बन गया क्या, लांगलिसा, ये अपना शब्द बनता है। फिर अपने पास पतत प्लस अंजलि है, तो अंतिम जो हलंत वर्ण है और इससे पहले जो स्वर है, इन दोनों का हमें लोप करना है। तो क्या बचेगा, पद। जैसे हमने मनीषा में बनाया था मनस प्लस ईसा, तो उसमें भी जो अंत में अस था उसका हमने लोप कर दिया, मन रहा और उसमें ईसा जोड़ दिया, तो शब्द बन गया मनीषा। वैसे इसमें जो अत है ये हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, इसके क्या हमें संज्ञा प्रकरण के अनुसार इसको हटाना है। तो हमारे पास क्या बचा, पत, और पत में हम अंजलि जोड़ दें तो अपना शब्द बनेगा पतंजलि ही। पतंजलि ही का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, पतत प्लस अंजलि। इस हिसाब से अपना शब्द बनता है पतंजलि। सिम प्लस अंत है, इसको भी सीधा लिखना है, ए और ए आ नहीं करना है, सिमंता है, ये शब्द बनेगा। इसी हिसाब से सार प्लस अंग है का क्या बन जाएगा, सारंग है। इसमें हमें गुण दीर्घ वृद्धि ये कुछ भी नहीं करनी है, अपने को सीधा ही शब्द लिखना है, ए तो ए ही करना है, क्योंकि शब्द संधि का नाम है पर रूप। तो बाद में जो मात्रा लिखी है उसी को हमें लिखना है, पहले वाली को नहीं लिखना। याद रखना, संधि के नाम के हिसाब से इसकी संधि करनी है। पर में ई है तो हमने ए लगा दिया, पर में ए है तो हमने ए लगा दिया, इस हिसाब से करना है, पहले वाले को हटाना है। फिर अपना है मार्तंड, तो इसका हमें संधि विच्छेद करें तो वही हमारे पास आ जाएगा मार्त, फिर आ जाएगा अंड है, अपना शब्द बन जाएगा मार्तंड है। इसी प्रकार अपने पास है अस्मंतक है, तो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो अपना शब्द बनेगा अश्म प्लस अंत का है, अश्म प्लस अंत का है। इस हिसाब से ये जो पररूप संधि है इसमें दो, एक तो सूत्र और एक वार्तिक, ये दोनों हमें याद रखने हैं। सूत्र कौन सा है, एंगी पररूपम, यानी एंग ए और ओ, ए या आ से खत्म होने वाले किसी भी उपसर्ग के बाद आए तो हमें पररूप एकादेश करना है, यानी कि ए और ओ लिखना है। दूसरा है सकंदवादिषु पररूपम वाचम, ये एक वार्तिक है। इसमें कहा कि सकंदवादी गण में जितने भी शब्द पढ़े जाते हैं उन सभी में पररूप संधि माने जाती है, पररूप एकादेश किया जाता है। तो जो हमने उदाहरणों के द्वारा पढ़े ये कुछ उदाहरण है,
इन्हीं शब्दों में सकंदवादिगण होता है और इनको हम इस प्रकार संधि विच्छेद कर सकते हैं, किस प्रकार संधि पद बना सकते हैं, ये हमने इसमें जाना। अब हम आगे की जो संधियां हैं कौन कौन सी, पूर्व रूप और प्रकृति भाव, ये दो संधियां अपनी अच संधि के अंदर स्वर संधि में बची हैं, वो हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद। आप वीडियो को देखते रहें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इनका फायदा मिले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी का बटन है, बेल आइकन है, उसको एक बार दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से प्राप्त हो। हमारे विद्यालय का परिणाम आपके सामने है, बहुत अच्छा रहा, इसलिए आप जो कक्षा 10 तक के जो विद्यार्थी हैं संस्कृत भाषा का चयन करते हैं, संस्कृत भाषा पढ़ते हैं, 11-12 में भी जो संस्कृत भाषा का चयन करते हैं, उनको ये वीडियो दिखाइए ताकि उनको भी इन वीडियो का फायदा मिल सके। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि सभी लोगों को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो, जो संस्कृत भाषा पढ़ना चाहते हैं उन तक हमारी ये वीडियो पहुंचे तो उन्हें संस्कृत भाषा को जानने में, समझने में आसानी हो। हमारा सिर्फ यही लक्ष्य है। हमारी जो कक्षाएं हैं वो एकदम निःशुल्क है, उसमें कोई शुल्क नहीं है, तो इसलिए आप क्या करें, आगे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। हमारे लक्ष्य को पूरा करने में आप हमारी मदद कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारा जो लक्ष्य है संस्कृत भाषा जो लुप्त होती जा रही है उसको हम और आगे बढ़ाएं, उसका विकास हो, उसको जाने, सभी लोग उसके महत्व को जाने। इसलिए आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सभी लोगों को इसे देखने के लिए, पढ़ने के लिए कहिए। फिर से आप लोगों का धन्यवाद।